तो सेन वंश को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब एक ही जगह पर सभी राजाओं के बारे में हम बात नहीं कर सकते थे, तो एक पार्ट में 15 मिनट का जो सेशन है उसमें हमने विजय सेन तक बात कर ली थी। अब बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन के बारे में बात करेंगे। ठीक, बल्लाल सेन के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा फिर से मैं जो है मानचित्र पे आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बंगाल से तात्पर्य आज के वेस्ट बंगाल से नहीं है। बंगाल से तात्पर्य है उस समय का बांग्लादेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इतना क्षेत्र मिलाकर तब बंगाल बनता था। जो भी बंगाल का शासक हुआ करता था प्राचीन भारत में, तो ये माना जाता था कि वो बिहार, झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश का शासक होगा। ठीक, तो इसको आप केवल वेस्ट बंगाल मान के मत चलिएगा, वो तो बहुत छोटा हिस्सा आप देख रहे हैं आज के समय में। ठीक है, खैर चलिए बोले। तो विजय सेन का पुत्र हुआ बल्लाल सेन 1159 से 1179। कहीं कहीं पर मिलता है कि 12 वर्ष तक उसने शासन किया, कहीं पर मिलता है कि उसने 20 साल तक शासन किया। ठीक, विजय सेन की जब मृत्यु हुई तो उसका पुत्र शासक बना। यह भी एक मजबूत शासक था, शक्तिशाली शासक था। अपने पिता से जो प्राप्त साम्राज्य, इसको जो प्राप्त हुआ था साम्राज्य, उसमें इसने वृद्धि की, उसके क्षेत्र को और बढ़ाया। ठीक है, कैसे बढ़ाया? पाल वंश के जो राजा अभी इस समय तक जो शासन कर रहे थे, इनके पिता ने उत्तरी और पूर्वी बंगाल को जीत लिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि पाल वंश के राजाओं का शासन सत्ता एकदम समाप्त हो गया था। उनकी शक्तियां बची हुई थी। कुछ क्षेत्र पर वो शासन सत्ता पर काबिज थे। तो जो बची कुछ शक्तियां थे उसको खत्म करने का काम जो है वो बल्लाल सेन ने किया, और पाल वंशियों राजाओं का बची कुची जो शक्ति थी उसको खत्म करके उनके गौड़ेश्वर नाम की जो उपाधि वो धारण करते थे उसको छीन कर स्वयं धारण कर लेता है। ठीक, और सार्वभौम शासक बंगाल का बन बैठता है। ठीक, सार्वभौम शासक विजय सेन भी थे, लेकिन बंगाल पर पालवंशी और सेन वंश ये दोनों एक पैरेलल चल रहे थे। अब निर्विवाद बंगाल का सार्वभौम शासक कौन हो गया? वो सेन वंश के राजा हो गए, बल्लाल सेन। बल्लाल सेन के लेखों में जो है वो उसके उपाधियां अगर हम देखें जो मिलती हैं हमको, तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमा महेश्वर, निशंक शंकर जैसी उपाधियां जो मिलती हैं, इससे पता चलता है कि वो मजबूत स्थिति में था और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। ठीक, क्योंकि परम भागवत और महाराजा धीराज की उपाधि वही धारण कर सकता है, प्राचीन काल में वही धारण करता था जो सार्वभौम स्थिति में होता था। ठीक, और परमा महेश्वर, परमेश्वर, निशंकर, निशंक शंकर, ये सब जो उपाधियां होती हैं ये सब भगवान शिव को समर्पित उपाधियां होती हैं। तो इस प्रकार से उसके धर्म का भी पता चल जाता है और उसके राजनीतिक स्थिति या राजा के कौन से पद पर होगा, मतलब राज काज किस पद पर वो कर रहा था, वो हमको पता चल जाता है। फिर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि बल्लाल सेन स्वयं विद्वान था और विद्वानों का संरक्षक भी था। विद्वान कैसे था? उसने दो साहित्य लिखे थे। एक तो दान सागर नाम का साहित्य और एक अद्भुत सागर नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसकी शुरुआत उसने कर दी थी लेकिन वो अधूरी रह गई थी। इसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी, बल्लाल सेन। और विद्वानों का संरक्षक था इस प्रकार से क्योंकि उसने अनिरुद्ध नाम के आचार्य को अपने यहाँ पर शरण दे रखी थी, जो कि अपने समय के बहुत प्रकांड विद्वान थे।
और कन्नौज के कई ब्राह्मण कुलों को लाकर बंगाल में बसाया था, जो कि विद्वान थे। ठीक है, तो वो विद्वानों का अच्छा संरक्षण था, स्वयं भी विद्वान संरक्षण करता था। ये तो हो गई बल्लाल सेन की बात कि पाल वंशियों के जो बची कुची शक्ति थी उसको खत्म करके निर्विवाद बंगाल का शासक बन बैठा और गौड़ेश्वर की उपाधि धारण कर ली। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौड़ेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये तो पाल वंश का कोई शासक होगा या तो सेन वंश का शासक होगा। ठीक, अब हम बात कर लें लक्ष्मण सेन के बारे में। लक्ष्मण सेन 1179 से 1206 ईस्वी तक शासन कर रहे हैं। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन के ही पुत्र हैं। ये भी एक शक्तिशाली शासक है। कहा जाता है कि ये अपने वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, क्योंकि इन्होंने बनारस और प्रयागराज को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अभी हम बात करेंगे उस पर। अब जो लक्ष्मण सेन है, इनके 8 शिलालेख या अभिलेख जो भी है वो प्राप्त होते हैं बंगाल के विभिन्न स्थानों से। तो उससे हमको कुछ जानकारी मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि इन्होंने गौड़, कामरूप, काशी, कलिंग को जीता था। गौड़ आपका बंगाल हो गया, कामरूप आपका आसाम मौसम का क्षेत्र हो गया। ठीक, काशी आपके उत्तर प्रदेश में, जो आपका बनारस है, जहां से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आते हैं, नरेंद्र मोदी जी। और कलिंग आपका उड़ीसा हो गया। उसी में लिखा है, लेखों से ही पता चलता है कि पुरी, काशी और प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किया था। किसने? लक्ष्मण सेन ने। अब अगर आपका कहीं पर अधिकार नहीं है, आपका कब्जा नहीं है, तो आप वहां पर कुछ बनवा नहीं सकते हैं। आप अगर आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं वहां पर, किसी भी स्थान पर, तो इसका मतलब है यहाँ या तो निर्विवाद रूप से आपके वो अधिकार में है, या आपका इतना दबदबा है कि आपको कोई रोक नहीं पा रहा है, टोक नहीं पा रहा। तो लक्ष्मण सेन अगर पुरी में, पुरी मतलब आपके उड़ीसा की ही बात हो रही है, ठीक है, पुरी, काशी यानी कि आपके उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, प्रयाग। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश पर इसने अधिकार कर लिया था, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं अधिकार कर लिया था, लेकिन प्रयाग और काशी तक इसके अधिकार हो गए थे। ठीक है, यहां तक कि क्षेत्र पर इसका अधिकार हो गया था और वहां पर उसने विजय स्तंभ स्थापित किया। विजय स्तंभ तभी स्थापित होता है जब आप किसी क्षेत्र को जीतते हैं। ठीक, अब यहां पर मैंने एक नोट लिख रखा है जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है कि काशी और प्रयाग तो गढ़वालों के अधिकार में था। ऐसा क्या हुआ कि गढ़वालों से इसने छीन लिया? किसने? लक्ष्मण सेन ने इन क्षेत्रों को। तो होता क्या है कि अगर ध्यान दें, इसके डेट को देखें तो ये गढ़वाल नरेश जयचंद्र का समकालीन है लक्ष्मण सेन, और जयचंद्र के ऊपर तुर्कों का आक्रमण हो चुका था। तुर्कों ने उनकी स्थिति डामाडोल कर दी थी। ठीक, गढ़वाल कमजोर हो गए थे। इसी का लाभ उठाकर लक्ष्मण सेन ने काशी और प्रयाग को जीत लिया था। ठीक है, तो ये नोट में मैंने यही लिखा हुआ है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब तुर्क आक्रमण के बारे में बात कर ले, क्योंकि तुर्क आक्रमण जो है बंगाल पर, वो लक्ष्मण सेन के ही समय पर हुआ था। लक्ष्मण सेन के राज्य की जो राजधानी थी वो नदिया थी। तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी
रौंदता हुआ नदिया पहुंच गया और नदिया में बहुत ही भीषण तरीके से आक्रमण किया। उस भीषणता को देखकर लक्ष्मण सेन भयभीत हो गया और अपना राजपाट छोड़कर भाग गया। ठीक है, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। यहां पर हम अभी बख्तियार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लक्ष्मण सेन के बारे में बात कर रहे हैं। लक्ष्मण सेन भाग गया राजपाट छोड़कर और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से गौरवशाली सेन राजवंश का अंत हो जाता है। कहा जाता है कि सेन राजवंश के जो अन्य जो राजा हुए लक्ष्मण सेन के बाद, वो छुटपुट क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। इसके बाद वो कहाँ विलुप्त हो गए कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, क्योंकि तब तक बंगाल पर आप इन तुर्कों को देखेंगे शासन सत्ता संभाले हुए। ठीक, अब थोड़ी बात हम लक्ष्मण सेन के बारे में बात कर ले कि सांस्कृतिक उपलब्धि क्या रही लक्ष्मण सेन की। तो लक्ष्मण सेन स्वयं विद्वान था अपने ही पिता की तरह और विद्वानों का संरक्षक करता था। लक्ष्मण सेन कविताएं कहता था, तो कविताओं का संरक्षण सदुक्ति कर्णामृत नाम की एक पुस्तक है जिसको श्रीधर दास ने लिखा था, उसमें हमको उसका वर्णन मिलता है। धोई जिन्होंने पवन दूत लिखा, जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद लिखा और हाला युद्ध जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व लिखा, ऐसे विद्वानों को इसने संरक्षण दे रखा था। किसने? लक्ष्मण सेन। अगला पॉइंट है, कविताएं तो ये कहता ही था लक्ष्मण सेन, साहित्य जो है जो पोर्शन उसको भी ये जानता था। और अपने पिता द्वारा जो अद्भुत सागर नाम की जो पुस्तक थी, जो साहित्य था, उस वो अधूरा रह गया था। अपने उसके पिता जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो अद्भुत सागर नाम के इस साहित्य को इसने पूरा किया था। ठीक है, अब थोड़ा हाला युद्ध के बारे में बात कर ले। ब्राह्मण सर्वस्व के जो लेखक हैं, इसके शासन प्रशासन में जो भी पदाधिकारी थे वो भी विद्वान ही थे। तो हाला युद्ध की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाला युद्ध ब्राह्मण सर्वस्व लिखा है तो विद्वान है ही है, साथ में वो प्रधान न्यायाधीश भी है। किसका? लक्ष्मण सेन का। और मुख्यमंत्री है। दो दो पद, महत्वपूर्ण पद ये सेन राजवंश के दरबार में संभाला हुआ था। मिनहाजुद्दीन मुस्लिम लेखक है, वो भी लक्ष्मण सेन की प्रशंसा करता है। वो कहता है कि बंगाल का बड़ा राजा था लक्ष्मण सेन। इससे लक्ष्मण सेन की शक्ति का स्वतः ही पता चल जाता है। ठीक है, कि आपके विरोधी आपका गुणगान गाएं तो ये मामूली बात नहीं है। ठीक, अब लक्ष्मण सेन के धर्म के बारे में बात कर ले। इनके दादा पिताजी जो भी थे वो भगवान शिव को समर्पित थे, शिव मतावलंबी थे, शिव धर्म मानते थे। लेकिन लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म को मानता था, क्योंकि उसके लेखों में हमें ऐसा पता चलता है कि नारायण स्तुति से वह शुरुआत करता है। अपने जो भी लेख उसने खुदवाए, उसमें जो भी शासनादेश या कुछ भी उसने जो भी लिखवाया, वो लेख शुरू ही होता था भगवान विष्णु के स्तुति से। भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए फिर इसके बाद लेख के अन्य बातों को लिखा जाता था। और लक्ष्मण सेन ने उपाधि धारण की थी परम भागवत की। जैसे परमेश्वर की उपाधि और परमा महेश्वर की उपाधि इन लोगों ने धारण की थी, इनके पूर्वजों ने धारण की थी, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। उसी प्रकार से इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म के ओर झुका हुआ था। ठीक है, उसका झुकाव वैष्णव धर्म की तरफ था। तो इस प्रकार से ये सेन राजवंश हमारा आज समाप्त होता है। अब हम किसी अन्य सीमावर्ती राज्य के बारे में बात करेंगे।
और जिन जिन लोगों ने मेरे अन्य वीडियोस नहीं देखे वो प्लेलिस्ट पे चले जाएं और देखें, फिर इसके बाद हमको सपोर्ट भी करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझसे जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।